तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में 18 जनवरी की फर्स्ट का एनालिसिस कर रहे हैं हम। इसमें से जो भी 50 प्रश्न आए थे उन सभी को बताऊंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हो ये पूछा गया था, ये हो गए, ठीक है। इसमें मैं क्या बताऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते, अपने दोस्तों तक शेयर करते, ताकि उनको भी 18 जनवरी के फर्स्ट का 100% एनालिसिस मिल सके, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है 1973 में की गई थी, ठीक है। इसके लिए अलग अलग इंपोर्टेंट फैक्ट देख लो आप, जिसमें सेल भारत की सबसे बड़ी इस्पात स्टील उत्पादन कंपनी है, ठीक है। और यह एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जो महारत्न की जो कंपनी है उसके अंदर ये शामिल है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। वर्तमान इसके प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्र जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बागार बनपुर में स्थित किए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्य अकेदमी पुरस्कार विजेता उपन्यास तमस के लेखक कौन है, तो ये अपने भीष्म साहनी। इसकी जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, थीम क्या थी इसकी, यह उपन्यास 1947 के भारत विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों और मानवीय त्रासदियों पर आधारित है। उनको जो पुरस्कार दिया गया वो देख लो आप। भीष्म साहनी को इसके लिए 1975 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे भीष्म साहनी प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी के भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था, एथेनॉल उत्पाद से क्वेश्चन पूछा गया था, जो अपने केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, व्यावसायिक एथेनॉल उत्पाद के लिए मुख्य रूप से किस फसल संयोजन का उपयोग किया जाता है, वो अपने गन्ना और मक्का का उपयोग किया जाता है। इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा, जो प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा आप देखोगे इसे गन्ने के शीरे, क्षतिग्रस्त अनाज और चावल के भूसे से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण, वापस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा छोड़े जाने वाला मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या है, वो अपने ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा तो वो उनके जो वो इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए अपशिष्ट है, और जो उनके लिए अपशिष्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा होता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप दोगे, पौधे के लिए ऑक्सीजन एक उपाधि मतलब बायो प्रोडक्ट है, लेकिन मानव जीवन के लिए यह एक अनिवार्य है। इसके अलावा आप देखो, पौधे रात में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रात में ये छोड़ते हैं, इसलिए हमेशा ये डॉक्टर सलाह नहीं देता है कि रात को पौधे के नीचे कभी नहीं सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुगल शासन बाबर से पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया था बाबर फरगान का शासक किस वर्ष बना था, तो ये अपने 1494 AD में बना था, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, बाबर ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में फरगाना की गद्दी संभाल ली थी, ठीक है। उसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। बाबर की आत्मकथा जो इम्पोर्टेंट होती है हर एग्जाम के लिए, वो तुझी के बाबरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये अपने बाबरनामा है, कि इसे तुझी के बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने अटल पेंशन योजना, जिसे APYP के नाम से भी जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर किस तारीख को शुरू की गई थी, तो ये अपने 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में न्यूनतम पेंशन देने की गारंटी प्रदान करना था, ठीक है। इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। यह पेंशन कार्ड फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे GST
18 उपग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, GST-18 किस प्रकार का एक उपग्रह है? ये अपने संचार उपग्रह जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इसे इसरो द्वारा भारत की संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका प्रक्षेपण मतलब इसको जो छोड़ा गया था वो अपने 6 अक्टूबर 2016 को एरियल 5 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुआन से छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था कि कम्बाला भेष से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, पारंपरिक कम्बाला भेष दौड़ मुख्य रूप से कहाँ आयोजित की जाती है? तो ये अपने तटीय कर्नाटक में, जिसे इंग्लिश में कोस्टल कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, यह क्षेत्र यह कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र जिसे दक्षिण कन्नड़ या उडुपी जिलों का लोकप्रिय है। समय क्या होता है, किस टाइम में डांस किया जाता है? तो आप देखोगे यह फसल कटाई के बाद नवंबर से मार्च में आयोजित किया जाता है। इसकी जो रोचक तथ्य देख लो जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कीचड़ में भरे 2 समांतर ट्रैक्टर भैंसों की जोड़ी को दौड़ाया जाता है। ये भगवान शिव को अवतार कादम्बरी मंजुनाथ को समर्पित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद और यूनेस्को की साइड से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, 2007 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वेद को शामिल किया गया था? तो ये अपने ऋग्वेद को शामिल किया गया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप, क्यों शामिल किया गया था ये देख लो आप। पुण्य के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे BORI के नाम से जाना जाता है, ठीक है, में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को उनके ऐतिहासिक मूल्य के कारण इसमें चुना गया था। इसके अतिरिक्त फैक्ट भी आप देख लो, ऋग्वेदिक को मानव जाति के इतिहास का पहला साहित्यिक दस्तावेज माना जाता है, जिसमें 128 सूक्त है, जिसे इंग्लिश में हैम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो गुरु अंगद से पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे सिख गुरु बनने से पहले गुरु अंगद जी का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम भाई लहना था। ठीक है, इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद जी को गुरुमुखी लिपि के मानवीकरण और प्रसार का श्रेय दिया जाता है। मतलब इनका जो स्टार्ट किसने की थी और इसका उद्भव किस पे माना जाता है, गुरुमुखी लिपि का, तो ये अपने गुरु अंगद से माना जाता है। ठीक है, मल्ल अखाड़ा से देखोगे आप, उन्होंने शारीरिक फिटनेस के लिए मल्ल अखाड़ा की परंपरा भी स्टार्ट की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन है? तो ये अपने सतनाम सिंधु संधू है। ठीक है, इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, ब्रह्म से दूर ले कार्बुजिए चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार थे। ठीक है, जबकि सतनाम सिंह संधू विश्वविद्यालय के संस्थापक और संचालक है ये। ठीक है, स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2012 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कृषि विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, मिट्टी तैयार करने में हल चलाने का दूसरा नाम क्या है? तो उसे जुताई कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लो। जुताई से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे पौधे की जड़ें अधिक गहराई तक आसानी से जा सकती है और जो मिट्टी का संचार है आसानी से हो सकता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से औजार की जरूरत पड़ती है देख लो आप। इसके लिए मुख्य रूप से हल, कुदाली और कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था, आर्थिक सुधार जिसे LPG रिफॉर्म कहते हैं, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार जिसे आधारीकरण, निजीकरण और विश्वीकरण की पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरुआत की गई थी। तो ये अपने 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक चली थी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, ये सुधार 1991 भुगतान संतुलन जिसे BOP संकट के बाद शुरू हुए थे। इसके अंदर मुख्य व्यक्ति कौन कौन से थे? उस समय PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन वित्त मंत्री थे और इसमें राम मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मनमोहन थे ना वित्त मंत्री, उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, ये देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
आर्ट एंड कल्चर से वाद्य यंत्र से। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लैनी नामक ओबो जैसा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से कहाँ के बौद्ध अनुशासनों में उपयोग किया जाता है? तो ये अपने सिक्किम और लद्दाख में जो बौद्ध संगत होते हैं ना, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इनकी बनावट कैसी होती है। यह आमतौर पर चंदन और शीशम की लकड़ी से बना हुआ होता है, जिसमें तांबे या पीतल की घंटी लगी हुई होती है। इसका उपयोग भी देख लो आप। इसका उपयोग तिब्बती बौद्ध मठों में पूजा एवं विशेष धार्मिक अवसरों में के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, जिसमें सकल घरेलू, जिसे जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, यदि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होती है तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देश का उत्पादन में आय बढ़ेगी। क्यों? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब जो अपना इंडिया है ना, ये जो इंडिया, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट की उत्पाद बढ़ेगी तो क्या होगा? देश का उत्पादन बढ़ेगा। मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो इससे तो क्या ना, जीडीपी बढ़ रही है और आय बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तभी तो अधिक लोग उसमें लग रहे हैं, तभी तो रोजगार, मतलब उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी में आप देखो, जीडीपी क्या है पहले तो देख लो। एक निश्चित समय औजार, आमतौर पर एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये भी देख लो आप। जब जीडीपी बढ़ती है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में देख लो आप। भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इतिहास से पूछा गया था, जिसमें 19वीं शताब्दी में औद्योगिक भारत की नीति थी, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय औद्योगिक नीति किन चुनौतियों का सामना कर रही थी? तो ये अपने किस किस का कर रही थी? दो ऑप्शन पूछा गया था। फर्स्ट तो पूछा गया था मुद्रास्फीति, महंगाई की समस्या, और दूसरा था औद्योगिक विकास के कम बजट में। इसका जो आंसर है वो दोनों ही है। ठीक है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो आप। विऔद्योगीकरण, जिसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को जानबूझकर नष्ट किया गया ताकि ब्रिटिश मशीनों सामान के बाजार बना सके। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे धन का निष्कासन, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में बताया कि कैसे भारत की संपत्ति ब्रिटेन में भेजी जा रही थी, जिससे निवेश के लिए पूंजी कम की हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था। ठीक है, लेक्रोब्यूशन से। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार करने वाले वास्तुकार ली कार्बोलिए मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो ये अपने स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो, जन्म और नागरिकता, इनका जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में हुआ था। लेकिन 1930 में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली थी, इसलिए नागरिकता स्विट्जरलैंड में हुई लेकिन नागरिकता फ्रांस की ले ली थी इन्होंने। चंडीगढ़ का क्या महत्व रहा था इनके जीवन में, ये देख लो आप। चंडीगढ़ भारत का पहला नियोजित प्लांट शहर है। ठीक है, जो प्लांट सोच विचार के बनाया गया था। इसकी कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। खुला हाथ स्मारक, इसमें आप देखोगे ये चंडीगढ़ का आधारिक प्रतीक है, जिसे ली कार्बोलिए ने डिजाइन किया गया था। यह देने और लेने की शांतिपूर्ण भावना का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने कम्बाला भैंस दौड़ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, पारंपरिक कम्बाला भैंस दौड़ मुख्य रूप से कहाँ आयोजित की जाती है? तो ये अपने तटीय कर्नाटक में आयोजित की जाती है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इसका क्षेत्र कहाँ पड़ता है ये देखो आप। ये कर्नाटक के तमिलनाडु क्षेत्र, जो दक्षिण कन्नड़ उडुपी जिले में पड़ता है, यहाँ का प्रमुख है। ठीक है, किस समय की जाती है ये भी देख लो आप। फसल कटाई के बाद नवंबर से मार्च के टाइम की जाती है। इसकी रोचक तथ्य देख लो, ये कीचड़ से भरे दो समांतर ट्रैक पर भैंसों की जोड़ी दौड़ाई जाती है। यह भगवान शिव के अवतार कादरी मंजुनाथ का समर्पित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि इस पे हम आपको 100% एनालिसिस बताएंगे, उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो भी आपको डिस्कस करते रहेंगे। और इसके अलावा जो ग्रुप डी रेलवे जितने भी एग्जाम होंगे सबका एनालिसिस आपको 100% मिलता रहेगा।
ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। बाय।